हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना एसके झा सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ऑफ कोटा क्लासेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चे स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चे आप जानते हो, आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स कवर हो चुका है। तो अब हम लोग एक नए सेक्शन में एंट्री करेंगे जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों, इस सेक्शन के बारे में आपको मैं पहले बताना चाह रहा हूँ, आप इसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत बड़ा सेक्शन माना जाता है हमारे एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि बच्चे आप जानते हो, अगर मैं जेई एडवांस की बात करूं तो जेई एडवांस को बहुत ही पसंद है, खास करके मॉडर्न फिजिक्स। ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप मान के चला जाता है कि क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। 4-5 क्वेश्चंस तो जेई एडवांस में फिक्स होते ही होते हैं, ज़्यादा भी कभी कभार दे देता है, लेकिन 4-5 तो फिक्स होते हैं कि देने ही देने हैं। अगर मैं नीट की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स नीट का सबसे बड़ा, आप एक तरह से समझो कि हथियार है। अगर आपका मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छा क्लियर है तो आप मान के चलो कि 7 से 8 क्वेश्चन तो आपके नीट एग्जाम में कोई काट ही नहीं सकता। तो देखो, अगर मैं नीट की बात करूं या जेई मेन की बात करूं या जेई एडवांस की बात करूं, अपने एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर लूं कि बच्चों, इस टॉपिक में जनरली जो मैंने देखा है, अधिकांश बच्चे सही करके आते हैं। तो अगर इस सेक्शन में आप थोड़े भी कमजोर हो जाओगे तो ये आपका बोनस मार्क्स होता है एक तरह से। मतलब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे ने अगर थोड़े से भी मेहनत किया होता है तो ये मान के चला जाता है कि बच्चे तो करके ही आएंगे। उस वक्त अगर आपने इस क्वेश्चंस को गलत कर दिया, किसी भी तरीके से गलत हो गया, तो फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। और आप जानते हो, अगर मैं नीट की बात करूं तो 8 गुना 4 32 नंबर। बच्चों 32 मार्क्स तो वैसे ही चले गए। आप समझिए, 32 मार्क्स जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए वो वैसे ही आपके हाथ से निकल गए। अगर मैं एडवांस की बात करूं तो कम से कम 25-30 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से होते होते हैं। तो भाई दिक्कत है, इसीलिए थोड़ा सा स्थिरता से, जैसे आपने रे ऑप्टिक्स, जैसे आपने वेव ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। और आज से हम मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स थोड़े से केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक हैं, लेकिन केमिस्ट्री से थोड़ा सा एडवांस वर्जन मिलेगा आपको मॉडर्न फिजिक्स के रूप में। और मॉडर्न फिजिक्स लाइट का ही डिपार्टमेंट है, लाइट का एक नया वर्जन है जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। तो इस टॉपिक में बच्चों अलग अलग टॉपिक थे, जैसे मैं कहता हूँ एटम्स, मैं कहता हूँ एक्सरे, मैं कहता हूँ ड्यूअल नेचर एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक दूसरा सेक्शन माना जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स को। वैसे सेमीकंडक्टर भी इसी सेक्शन में आता है, बट हम उसको अलग अलग ही करके चलते हैं। सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स को मैं मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा नहीं मानता, उसको अलग रहने दीजिए। तो मॉडर्न फिजिक्स को मैंने 2 भागों में बांट दिया, मॉडर्न फिजिक्स 1 और मॉडर्न फिजिक्स 2। मॉडर्न फिजिक्स 1 में आपको मिलने वाले हैं एटम्स, ड्यूअल नेचर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे। और मॉडर्न फिजिक्स सेकेंड में आपको मिलेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, जो बहुत बड़े सेक्शन माने जाते हैं हमारे एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें मॉडर्न फिजिक्स 1। और मॉडर्न फिजिक्स 1 में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटम्स। तो आइए स्टार्ट करें एटम्स। बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। बात हम लोग बच्चों एटम्स का करने जा रहे हैं। देखिए, एटम के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट आए, डिफरेंट अप्रोच लेके आए। मैं थोड़ा सा आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, इसके पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से फील आए इस टॉपिक का। तो बच्चों सबसे पहले हमारे ऋषि मुनि, कनाड नाम का ऋषि मुनि, जो कि इस फील्ड में सबसे पहला थ्योरी उन्होंने दिया था। और उन्होंने कहा था कि हमारा जो शरीर है ना बच्चों, अलग अलग चीज़ों से मिल के बने होते हैं। लेकिन चूंकि उस टाइम में साइंस का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, साइंस कुछ मानता ही नहीं था कोई, तो बच्चे किसी ने इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं किया। उसके बाद
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मतलब हमारे जो शरीर है ना वो पंच तत्व से मिलके बने होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि साइंस का डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से ये थ्योरी बस जस के तस ऐसे ही पड़े रह गए और कोई उसके ऊपर में ध्यान दिया नहीं। उसके कई साल बाद, कई हजारों साल बाद बच्चे थोड़े से हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हलचल हुआ और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आने लगा। जैसे डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने अपना थ्योरी लेके दिया था और उनका थ्योरी बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि एटम को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है, तो वहीं पर सबसे बड़ा फेल्योर था। फिर जे थॉमसन आया था प्लम पुडिंग मॉडल लेकर के। प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो भी थ्योरी बहुत सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन सबसे पहला और सार्थक प्रयास अगर किसी ने भी किया था तो उसका नाम था अर्नस्ट रदरफोर्ड। और उन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर में अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डिंग करवाया था और कुछ फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया था। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों इस टॉपिक में, जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रदरफोर्ड मॉडल। आइए बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल को। चलिए, रदरफोर्ड मॉडल जरा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल को मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं, आप लोग कोशिश करिएगा क्लास में लिखने का। लिखिए, इन 1911 रदरफोर्ड कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट by bombarding of alpha particles on thin gold sheet। इन्होंने क्या किया था जरा समझिएगा। एक गोल्ड फॉइल को ले लिया था बच्चों। मान लीजिए ये कोई गोल्ड का फॉइल है। अब यहां पर कई बच्चे हमसे पूछ सकते हैं कि सर जी एक बात बताओ, गोल्ड का ही फॉइल क्यों लिया था? क्योंकि देखिए हम ये मानते हैं कि जो सोना है ना वो सबसे ज़्यादा पतला होता है और इसीलिए हम लोगों ने उस टाइम में सोच लिया था कि जो गोल्ड है ना, गोल्ड को ही हम लोगों ने चूज़ किया था। रदरफोर्ड ने खास करके गोल्ड को ही चूज़ किया, तो उन्होंने सबसे पहले गोल्ड ले लिया था। और आप जानते हो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा दिया था बच्चों यहाँ पर। मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्योंकि आप जानते हो अल्फा बीटा गामा कुछ भी बात करो वो कहाँ से निकलेंगे, तो आपका सिंपल जवाब है किसी न किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही अल्फा बीटा गामा निकलेंगे। तो ऐसा किया गया, बीटा और गामा को नहीं पास करने दिया गया, बस अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो कर दिया गया और इस गोल्ड शीट के ऊपर में। तो इन्होंने क्या क्या देखा था जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएशन का ही क्रॉस कर रहा था। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के अंदर बिना डेविएशन का ही क्रॉस कर रहा था, जिसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने और भी क्या देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के साथ डेविएट कर रहे थे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल के साथ डेविएट कर रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल के साथ डेविएट कर रहे थे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल के साथ डेविएट कर रहे थे। और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे बच्चों जो जैसे गए थे वैसे ही बिल्कुल वापस आ गए थे। तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, मैं एक एक पॉइंट को लिखवाऊंगा और आपको समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बच्चों थोड़ा सा थ्योरी है और आपको अच्छे से एनालाइज करना है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट उठाऊंगा कि ही ऑब्जर्व। मैं कहता हूं कि इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था बच्चों? सबसे पहला पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, आप लोग लिखिए और अच्छे से एक्सप्लेन करिए इन चीजों को, माइंड में पिक्चर बनाइए। इन्होंने सबसे पहला बात क्या बोला था
कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्रॉसेस थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशन। क्या बोला मैंने बच्चों? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्रॉसेस थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशन। अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएशन का ही क्रॉस कर गया। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि सम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल एंड सम आर डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो लार्ज एंगल के साथ गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल के साथ गए थे, और इन्होंने तीसरा बात क्या बोला था कि वेरी फ्यू वर थ्रोन बैक। अब देख सकते हो कि जो अल्फा पार्टिकल आप देख रहे हो, जो जैसे गया था वैसे ही स्ट्राइक करके वापस आ गया। तो इन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे भी मिले मुझे जो जैसे गए थे वापस वैसे ही टकरा के आ गया। तो इन्होंने तीन बातों को देखा था। क्या क्या बातें देखा था बच्चों, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैं चाहता हूं कि क्लास में ही सारी बातें याद हो जाए, क्योंकि फिजिक्स तो रटने की चीज़ें हैं नहीं। तो मैं चाहूँगा कि साथ साथ ही हम लोग याद कर लें, ताकि माइंड में एक बार हो जाए फीड कि ये सारी बातें हैं और उसको हम पिक्चराइज कर सकें। इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्रॉसेस थ्रू द एटम विदाउट एनी डेविएशन। अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स बिना डेविएशन का ही क्रॉस कर रहा था। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, सम आर डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल एंड सम आर डिफ्लेक्टेड विद लार्ज एंगल। और इन्होंने तीसरा पॉइंट क्या बोला था कि वेरी फ्यू वर थ्रोन बैक। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो जैसे गए थे टकरा के वापस वैसे ही आ गए। तो बच्चों ये तीनों बात आपने ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व नहीं किया, रदरफोर्ड साहब ने ऑब्जर्व किया था। ये तीनों के तीनों बात इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर में इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। तो मैं लिख रहा हूं ही कंक्लूड्स। अब देखता हूं मैं क्या कंक्लूजन निकल के सामने आ रहा है। तो चलिए जरा सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा। न्यूक्लियस, hence alpha particles which is already positively charged body deflected with angles। इन्होंने कहा कि सेंटर पे, इस एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और जिसका नाम इन्होंने रखा है न्यूक्लियस। क्या नाम रखा है बच्चों? न्यूक्लियस। समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं कुछ इस प्रकार बातें करूंगा बच्चों कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। समझ में आया बातें? पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें। तो इन्होंने कहा कि जो सेंटर है ना, वहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज बैठा हुआ है और ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होने वाला है और ठोकर मार के भगा दिया इसको। तो भाई बात ये उठता है, तो ठीक है ठोकर मारा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये ठोकर में ऐसा ठोकर कैसा हो गया कि कुछ स्मॉल एंगल के साथ गए थे, कुछ लार्ज एंगल के साथ गए थे। तो इसके पीछे वजह क्या होगा? आपको दिमाग में बातें जरूर आ रहा होगा कि यार ऐसा क्या हुआ कि कुछ स्मॉल एंगल के साथ चले गए, कुछ लार्ज एंगल के साथ चले गए, आखिर हुआ क्या ऐसा? तो चलिए मैं इसको भी थोड़े से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जरा समझिएगा। इन्होंने बहुत अच्छे से बोला था कि देखिए सेंटर ऑफ एटम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखा है जिसका नाम था न्यूक्लियस। तो चलिए मैं इसी का न्यूक्लियस नाम देता हूं। इस न्यूक्लियस के ऊपर में चार्ज है Ze, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो कि कोई भी चार्ज अपने चारों बगल अप टू इंफिनिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चार्ज कोई आएंगे उसके ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन टेक्स प्लेस करवाएगा। और जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं r² के। इसका मतलब ये अपने चारों बगल एक फील्ड जनरेट किया है कि नहीं है? ये पूरे अपने चारों बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है बच्चों, समझिएगा ध्यान से। इस फील्ड में कोई भी चार्ज आएगा तो इसके ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना शुरू कर देगा।
कोई भी फोर्स, कोई भी चार्ज आएगा तो इसके ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना शुरू कर देगा। जरा समझने की कोशिश करिएगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स इस न्यूक्लियस के पास होगा, उस पर तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से धक्का मारेगा, और जो जितना ज्यादा से धक्का मारेगा वो उतने ही एंगल के साथ इसको डेविएट करवा देगा। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स इसके वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, उस पर ये ज्यादा फोर्स तो लगा नहीं पाया होगा, और ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाया बच्चों, तो मैं क्या बोलूंगा कि वहां पर कम एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए हैं। लेकिन जरा सोचिएगा, जब सीधा हेड टू हेड कोलिजन होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा, बिल्कुल आमने सामने कोलिजन होगा, तो वहां पर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और जैसे आया था वैसे धक्का मार के भगा दिया। तो मैं क्या बोलूंगा कि कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे जो जैसे आए थे वैसे ही चले गए थे। अब यहां पर भी प्रश्न उठता है कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अपने जगह है बच्चों, लेकिन जरा सोचिए ना, अल्फा पार्टिकल गोल्ड से टकराया तो अल्फा पार्टिकल तो डिफ्लेक्ट हो गया, गोल्ड क्यों नहीं हुआ भाई, गोल्ड क्यों नहीं भाग गया? तो इसका बात का भी जिक्र रदरफोर्ड ने किया। क्या बोला था जरा सुनिएगा, थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बोला था कि ओवरऑल मास ऑफ एन एटम इज सिचुएटेड इनटू द न्यूक्लियस, हेंस अल्फा पार्टिकल्स वर थ्रोन बैक। मानता हूं अल्फा पार्टिकल हैवी होगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा हैवी कोई है यहां पर प्रेजेंट, इसलिए अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है, न्यूक्लियस नहीं हुआ। तो चलिए यहां तक तो सारी बातें मेरे को समझ में, मुझे भी आ रहा है और आपको भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है सुनने के कि ऐसा हो रहा है। लेकिन जरा देखिए रदरफोर्ड ने क्या गलती कर दिया। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन वेरियस पॉसिबल पाथ। इन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था बच्चों, समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चारों बगल जैसा मर्जी पाथ पर घूमता रहता है, और जब भी इसके पाथ पर रिवॉल्व करता है, कोई जरूरी नहीं है कि सर्कुलर पाथ था, जैसा मर्जी पाथ पर रिवॉल्व करता है, और जब जब ये रिवॉल्व करता है तो लगातार अपने रेडिएशंस को एमिट करता है। तो बच्चों जरा समझिए कि अगर ये लगातार अपने रेडिएशंस को एमिट करता रहेगा तो एक ऐसा भी स्टेज लाके खड़ा कर देगा जब मैं ये कह सकता हूं कि इसकी ऑर्बिट छोटी होती चले गई, क्योंकि एनर्जी कम होती, आप समझ रहे हो, एनर्जी लॉस कर रहा है तो ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जब इसके न्यूक्लियस के ऊपर में फॉल कर जाएगा, जो कि संभव नहीं है बच्चों, संभव नहीं है, मानिए इस बात को। इसलिए रदरफोर्ड साहब का थ्योरी यहीं पर गलत हो जाता है, यहीं पर बिल्कुल गलत हो जाता है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब ये गलत था तो हमें क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि हमारे सिलेबस में इन गलत बातों का भी कलेक्शन है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। अब देखिए रदरफोर्ड साहब का थ्योरी तो गलत हो गया, लेकिन इन्होंने कुछ एप्लीकेशन लेके दिया था जिसका यूजेस बहुत ज़्यादा स्टेज पर है। तो इन्होंने जो दो अलग अलग चीज़ें समझाने की कोशिश किया है, एप्लीकेशंस दिया था, हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी एंट्रेंस में उन दोनों पॉइंट से मैं देखता हूँ क्वेश्चन। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए जरा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल सी बात। मैं एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल समझाने जा रहा हूं बच्चों। क्या कहना चाह रहा था रदरफोर्ड साहब? एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इसमें सबसे पहला पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्या है, जरा एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। अरे एक बार क्या कह रहे हैं, मैं तो पूरा समझाऊंगा इसको और बहुत हाई लेवल पे समझाने की कोशिश करूंगा। आप समझिए क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के ऊपर में जो चार्ज है वो है Ze।
कितना चार्ज है बच्चों? ZE। और मैं कहता हूं यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल्स को मैं भेज दिया हूं, यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकल चुके हैं। जरा समझिएगा ध्यान से, ये अल्फा पार्टिकल्स हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स वेरी फार अवे से आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं, ये अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से, यहां से अल्फा पार्टिकल चलते हुए आ रहा है, इस तरफ आ रहा होगा। जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, मिनिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा बच्चों। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको पता है बातें कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा और कोई पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी से चलने लगा है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा कि ये अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज कितना था बच्चों? 2e। कितना चार्ज था? 2e। अब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास में जैसे जैसे पास आते जाएगा बच्चों, आप क्या बोलोगे कि सर ये जैसे जैसे पास आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज सेपरेशन कम हो रहे हैं, और सेपरेशन कम होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएंगे। मतलब जैसे जैसे ये करीब आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ा तो यार क्या घटा? काइनेटिक एनर्जी घटा। काइनेटिक एनर्जी घटा तो क्या घटा? वेलोसिटी घट गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। बच्चों समझिएगा ध्यान से, मैं कहता हूं ये धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है। एक ऐसा स्टेज आया बच्चों, एक ऐसा हालात आया बच्चों, जब अल्फा पार्टिकल वहां पहुंच रहा हो। एक ऐसा हालात आया बच्चों जहां पर अल्फा पार्टिकल वहां पहुंच रहा हो जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो गया, जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के दोनों बराबर हो गया। तो मैं कहूंगा यहां से लेके न्यूक्लियस तक के जो डिस्टेंस है, इसी का नाम दिया गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या नाम दिया बच्चों? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को लिखा है R0 से। तो R0 क्या है, एक बार फिर से सुना जाए, फिर से समझा जाए। मैंने किसको कहा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या बोला कि अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मान लिया जाए। मतलब एक अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी से मान लीजिए वहीं इन्फिनिटी हो, तो यही से अल्फा पार्टिकल निकला है, यहां से अल्फा पार्टिकल निकला और आपकी तरफ आ रहा है, आप न्यूक्लियस से मान लो। तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से निकला, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है का क्या मतलब है कि वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो देखिएगा आर कम होते चले जाएगा, डिस्टेंस कम होते चले जाएगा, और सेपरेशन जितने कम होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उतने ही बढ़ती चली जाएगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहे हैं बच्चों तो कैसे बढ़े होंगे? तो काइनेटिक एनर्जी घटना पड़ा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी घटते चला गया और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते चला गया। एक ऐसा हालात आया जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो गए। तो बच्चों इस स्टेज को हम लोग नाम देंगे कि यहां से जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो गए, तो वहां से लेकर के न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को हम लोगों ने नाम दिया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों? इसके लिए यही कंडीशन है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के दोनों बराबर होनी चाहिए। तो आइए इस मैटर पे हम लोग बात करें। एक बार पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा डिफाइन करिएगा। माइनस में वर्क डन, ये बात आप जानते हो। वर्क डन क्या होता है? माइनस में FDR, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या लिखते हो? आपको पता है ना फोर्स क्या होता है? K
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बताइएगा सारे बच्चे, क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये बात तो सबको पता है, बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, इस फोर्स का वैल्यू होगा के, Q1 कितना है ZE, Q1 कितना है ZE, Q2 कितना है 2E अपॉन आर नॉट का स्क्वायर इंटू डी आर है आर नॉट, डी आर है आर नॉट, मैं आर नॉट से आर नॉट काट दूंगा। तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आया, 2K ZE स्क्वायर बाय आर नॉट माइनस में। तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेके बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम इसके मैग्नीट्यूड लेके काम कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या कंडीशन लाया हूँ, आर नॉट के लिए क्या कंडीशन लाया हूँ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए क्या कंडीशन लाया हूँ, मैंने यही कंडीशन लाया कि जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो जाएंगे, उस स्टेज में वहाँ से न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को मैंने नाम दिया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैं लिखूंगा हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैं लिखूंगा 2K ZE स्क्वायर बाय आर नॉट। चलिए मैं अभी करके देखता हूं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना आ गया बच्चों, 4K ZE स्क्वायर बाय mv स्क्वायर, 4K ZE स्क्वायर बाय mv स्क्वायर। और आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आया है जो आपको सुनना होगा, सीखना होगा। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या देखा, आपने बच्चों ये देखने की कोशिश किया है यहाँ पर कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बिल्कुल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। किसका मास, इसका मास, अल्फा पार्टिकल का मास। कोई जरूरी थोड़े नहीं कि अल्फा पार्टिकल ही आएगा, मैं जनरल केस में तो कुछ भी ले सकता हूं। मैं ऐसे बोल दूं कि प्रोटॉन आ रहा है, इस पर टकराने के लिए आ रहा है, तो क्या वहां डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहां पर तो चूंकि रदरफोर्ड का मॉडल है तो मैं सिर्फ अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल आएंगे बच्चों कि अल्फा पार्टिकल के बदले में कुछ और बोल दिया जाए आपको। तो आपको समझना है थोड़ा सा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। बच्चों ये क्वेश्चन मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जेई मेन में भी आ चुका है, ये बच्चों जेई एडवांस में भी आ चुका है, और बच्चों ये क्वेश्चन नीट का भी रह चुका है। और ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान लेवल पे पूछा जाता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मुझे लगता है यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए मैं इससे आगे बढ़ाता हूँ टॉपिक, थोड़ा सा समझने की और कोशिश करना है हमें। थोड़े एक दो पॉइंट्स को और क्लियरली मैं बताने जा रहा हूँ, आप जल्दी से इसको नोट कर लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, आप जल्दी से इसको नोट कर लो। आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूँ। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था कि हाफ mv स्क्वायर इज 2K ZE स्क्वायर बाय आर नॉट। बच्चों ये क्या था? अरे मैं इसको तो काइनेटिक एनर्जी बोलता हूं भाई। तो क्या मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को ऐसे लिख दूं तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया कि 2K ZE स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को तो मैं किसी लिंक से ले जा सकता हूं बच्चों। तो कई बार आपसे इसके बेस्ड क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। फार्मूला की बजाय सीधा आप इस पे बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या लिंक है? आप समझ पा रहे हो? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच घट जाएगा बच्चों। समझिएगा बात को ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप इसको समझिएगा। अब यहां पर चूंकि मैं इसको थोड़े से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं कुछ प्रॉब्लम्स के माध्यम से इसको समझाने जा रहा हूं, आप इसको थोड़े ध्यान से देखना और अच्छे से समझो। बच्चों मैंने कुछ इस प्रकार कहा, इस प्रकार बातें किया, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन जेई एडवांस से उठाया लिया मैंने, और शुरुआत ही मैं आज के टॉपिक का जेई के एडवांस से क्वेश्चन स्टार्ट किया। और मैंने क्या क्वेश्चन दिया जरा समझिएगा।
जेईई एडवांस में शायद 2011 या 12 कंफर्म कर लेना आप, पूछा गया था कि भाई देखिए एक न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज है 120 E, एक न्यूक्लियस पे चार्ज है 120 E। ओके बच्चों, और यहां दूर से, कहीं दूर से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये दूर से अल्फा पार्टिकल्स आए जा रहे हैं। तो देखिए अल्फा पार्टिकल्स यहां से आ रहे थे बच्चों, नहीं, अल्फा पार्टिकल्स के बदले में आईआईटी वालों ने अल्फा पार्टिकल का नाम नहीं लिया, बोला प्रोटॉन है ये। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से दूर कोई प्रोटॉन जिसका चार्ज क्या होगा बच्चों, +E, यहां से स्टार्ट हुआ है। और हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जो इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उसका वैल्यू है 10 फर्मी। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 10 फर्मी। तो हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब देखिएगा खेल कहां से स्टार्ट हुआ और कहां लेके चला गया है क्वेश्चंस को। बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चंस पूछा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया भाई। जैसे कि आप जानते हो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h/p, और जैसे कि आप जानते हो मोमेंटम, P स्टैंड फॉर द मोमेंटम, और मोमेंटम को मैं लिखूंगा ट्वाइस m इंटू काइनेटिक एनर्जी, मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज h/2 m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो मुझे बच्चों किसी भी हालत में काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। एक बार काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाल दिया, फिर तो मैं वैल्यूज निकाल ही लूंगा। अब यहां पर देखियो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। हमें क्या क्वेश्चन में दिया था गिवन में भाई कि प्रोटॉन चल के आ रहा था और सामने वो 120 वाला न्यूक्लियस बैठा पड़ा है भाई, वो टकराने आया था। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है बच्चों, उसका वैल्यू कितना दे रखा है हमें, 10 फर्मी। तो जरा समझिएगा, हमें R0 गिवन है, तो क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। भाई R0 कहानी कब बनेगा, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे बोलूंगा बच्चों कि Q1 Q2 बाय R0, चूंकि माइनस में था मोड में लेके चल रहे हैं, बराबर काइनेटिक एनर्जी। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल चुका है, हम सीधा इसमें लिंक करेंगे और मुझे सारा वैल्यू पता है। के का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। हमें R0 गिवन है 10 फर्मी, पता है ना, और H का वैल्यू तो पता ही, प्लैंक कांस्टेंट है भाई, 6.6252 इंटू 10⁻34। और मास ऑफ प्रोटॉन पता है ना आपको, तो और काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल के पुट कर दिया यहाँ पर। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों। तो आपने देखा क्वेश्चंस को किस ओर ले गया, कैसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट करना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट आप इसको अच्छे से नोट करो। चलो चलिए, आपने नोट कर लिया है, अब हम सेकेंड पॉइंट पे आ जाए। एक और पॉइंट्स क्लियर करूँगा, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर में, और फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए इसके सेकेंड पॉइंट पे आइए। सेकेंड पॉइंट पे बच्चों हमने नाम लिया एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के सेकेंड पॉइंट। मैंने कहा नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। अब देखिएगा खेल कहां से शुरुआत हुआ है। रदरफोर्ड ने कुछ चीजों को एजम्पशन किया था। वैसे इसके डेरिवेशंस भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इसके डेरिवेशन पार्ट्स नहीं हैं, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। हमें टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे,
हमें नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल इसके टू द पॉइंट बात करके देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने दो बातें किया। पहला बात किया एटॉमिक नंबर के ऊपर में, और दूसरा बात किया एंगल के ऊपर में। समझ रहे हैं बातें? एक फैक्टर लिया एटॉमिक नंबर, एक फैक्टर लिया थीटा। जैसे मान लीजिए ना, पहली बार हमने अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे फेंका, टिंग, मेरी मर्जी। मैंने फिर तो अलग अलग एंगल देके फेंक रहा हूं। ये मेरा पहला पॉइंट है। और हमने एटॉमिक नंबर को नहीं बदला, गोल्ड फॉइल ही रहा। मेरे दिमाग में फिर से आइडिया क्लिक किया कि नहीं, अब ऐसा करूंगा कि एंगल को फिक्स रखूंगा। ओके, बस उस गोल्ड को बदल दूंगा, एल्युमिनियम डाल दूंगा, कॉपर डाल दूंगा, वगैरह वगैरह डाल दूंगा। समझ में आ रहे बातें? और इन्होंने देखने की कोशिश किया कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल कितने हो रहे थे। तो इन्होंने क्या क्या देखा जरा समझिएगा, मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझाने जा रहा हूं। इन्होंने क्या किया, एंगल को सबसे पहले कांस्टेंट कर दिया। तो इन्होंने देखा कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। मतलब एटॉमिक नंबर के साथ नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल का ग्राफ पैराबोलिक हो रहा था। इन्होंने क्या जरा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। इन्होंने क्या सोचा होगा कि पहली बार गोल्ड पे करो, एल्युमिनियम पे फिर कर दो, कॉपर पे फिर कर दो, अलग अलग एलिमेंट लेते चला गया और नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल काउंटिंग करते चला गया और काउंटिंग करके ग्राफ बनाया। और इन्होंने ग्राफ देखा पैराबोलिक और फटाफट रिलेशन बोल दिया इन्होंने कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। अब देखिएगा इन्होंने जिसके दिमाग में क्या बातें उठा होगा उस वक्त। इन्होंने सोचा कि भाई एटॉमिक नंबर को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ और मैं अब क्या करूँगा, अलग अलग एंगल देके फेंकता हूँ, है ना। पहले कुछ एंगल, फिर कुछ एंगल, फिर कुछ एंगल। तो इन्होंने ये सोचा कि कुछ इस प्रकार बातें किया कि जेड को कांस्टेंट रख दो। तो एंगल के साथ इस प्रकार लिंक था कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 थीटा बाई 2। मतलब इस तरीके से लिंक बना है थीटा के साथ। थीटा के साथ इस प्रकार से लिंक बना है, जेड के साथ ये लिंक है और थीटा के साथ ये लिंक है। इन्होंने क्या किया, देखिए याद रखिएगा, जब जेड के साथ लिंक बनाया था तो मैंने थीटा को कांस्टेंट कर दिया था और जब थीटा का लिंक बनाया था तो मैंने जेड को कांस्टेंट कर दिया था। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को कंबाइन करना है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन साइन 4 थीटा बाई 2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन भाई, एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। अब मैं चाहूँगा बच्चों कि जब भी हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए तो आप ज़रूर इसको ट्राई लें। और ये लिंक फार्मूला आपको बहुत काम के फार्मूला हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा। और मैंने कहा कि n1 बाई n2, मैं इसी लिंक को डेवलप कर रहा हूँ, इज इक्वल टू z1 बाई z2 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा 2 बाई 2 साइन थीटा 1 बाई 2 का पावर 4। मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, क्या बोला मैंने, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो किसी की औकात नहीं है कि 4 नंबर आपको एग्जाम में काट देगा। ये बात फिक्स मान के चलो कि हमारे एंट्रेंस में इस साल इस तरीके के प्रॉब्लम आने ही आने हैं और इसीलिए मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बोल रहा हूँ और इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल। तो चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ इसके बेस्ड, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए तो आपने नोट कर लिया है तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमें कुछ इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस देगा। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ
कि इफ नंबर ऑफ scattered alpha particles is 2000 when scattering angle is 60 degree। ठीक है बच्चों, when scattering angle is 60 degree, तो मैंने बोला कि find the number of scattered alpha particles when scattering angle becomes 90 डिग्री। जब स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल कितने होंगे। चलिए कैसे करेंगे जरा सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा। हमारे पास बहुत ही अच्छा लिंक है भाई, और लिंक क्या है, n1 बाई n2 इज इक्वल टू z1 बाई z2 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा 2 बाई 2 साइन थीटा 1 बाई 2 का पावर 4। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से क्या क्या गिवन है। आप जैसे कि जानते हो कि एटॉमिक नंबर नहीं बदला, जो एटॉमिक नंबर पहले था वही एटॉमिक नंबर अभी भी है। मुझे क्या बोला गया कि जब मेरा थीटा 1 था 60 डिग्री तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल था 2000। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में बच्चों कि जब थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो n2 कितना होगा, यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में भाई। तो चलिए इसको डायरेक्टली सेट करके रिजल्ट निकाल के देखते हैं। तो n1 क्या है देखिएगा ध्यान से, n1 क्या है 2000 अपॉन n2, और ये तो कट जाएगा बिकॉज z1 z2 बराबर है, इज इक्वल टू साइन थीटा 2 का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, 90 बाई 2 45, थीटा 1 क्या है 60 डिग्री, 60 बाई 2 30 का पावर 4, यू नो साइन 45 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 बाई 2 का पावर 4, यू नो दिस इज रूट 2 एंड दिस इज 4। और बहुत ही अच्छे से आपने कह दिया कि दिस 4 और ये 500। हेंस द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल इज ओनली 500। तो मुझे उम्मीद है आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हो क्लास में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब हम लोग 3-4 क्वेश्चंस इसके ऊपर में थोड़े से और करेंगे प्रैक्टिस, देन हम उस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की तरफ आएँ, और मेरे सामने में क्वेश्चन है कि इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज Z1 एंड मास M1। तो मान लीजिए कि यही M1 मास का है और इसके ऊपर में चार्ज है Z1, अप्रोचेज अ टारगेट न्यूक्लियस। मान लिया जाए यही न्यूक्लियस मेरा टारगेट न्यूक्लियस था जिसका मास तो M2 है और चार्ज इसके ऊपर में Z2 है। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज R0। मान लीजिए यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0 हो गया। तो मुझे बोला गया कि द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो चलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि जहाँ पर भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का केस होगा वहाँ पर बच्चों आप क्या कहोगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ
कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर is equal to potential energy. This is K Z1 Z2 by only R naught. जैसे कि आप देख रहे हो, हमें यही बात पूछा गया था कि एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल तो यही हुआ बच्चों। तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होगा वो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 एंड Z2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2, हेंस द बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों आपसे नीट में पूछा गया था। उस टाइम में नीट का नाम CBSE PMT हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन हमें CBSE PMT में पूछा जा चुका है बच्चों। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आएँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कहना चाह रहा है? इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट 60 डिग्री इज इतना। मीन्स हमें पता है ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, n1 by n2 इज इक्वल टू Z1 by Z2 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा 2/2 साइन थीटा 1/2 का पावर 4। जैसे कि मुझे क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कि अपने को n1 गिवन है 5 × 10⁶, और ये n2 हमें पता करना है। एटॉमिक नंबर सेम था, तो चलिए इसको हटा ही दीजिए मन से। अब मुझे क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि θ1 जो दे रखा है वो 60 डिग्री है और θ2 जो है 120 डिग्री है। तो मैं इसको लिखूंगा साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, बिकॉज आपको मैं समझा देता हूँ। θ2 का वैल्यू 120 डिग्री और θ1 का वैल्यू 60 डिग्री। तो मैंने θ1 और θ2 पुट कर दिया यहाँ पर। तो 120/2 60 और 60/2 30। तो बच्चों साइन 60 क्या होता है? √3/2 और साइन 30 क्या होता है? हाफ का पावर 4। बहुत ही सिंपल, 5 × 10⁶ by n2 इज इक्वल टू √3 × √3 and into 3 9। Hence the answer is n2 equal to 5/9 into 10⁶। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। Hence the C part is the correct answer। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे एंट्री कर जाएंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आएँ। बच्चों जैसे कि मुझे क्वेश्चंस में गिवन है कि एक a beam of fast moving alpha particles were directly towards a thin film of gold। ये गोल्ड फिल्म है। The parts A dashed, B dashed and C dashed of the transmitted and reflected beam corresponding to the incident part ABC of the beam as shown in the figure। तो हमें पूछा गया है कि द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन, ये रहा ऑप्शन। तो अब जैसे कि आपको याद करवा दूं, मैंने आपको जब थ्योरी पार्ट्स करवा रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्रॉसेज विदाउट एनी डेविएशन। याद आया आपको? सम आर डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल एंड सम आर डिफ्लेक्टेड विद लार्ज एंगल एंड वेरी फ्यू वर थ्रोन बैक। तो सबसे कम जो होगा वो मेरे ख्याल से बी डैश्ड होने चाहिए था। द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बी डैश्ड विल बी मिनिमम। तो बी डैश्ड विल बी मिनिमम। तो मुझे देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही ऑमिट हो जाएंगे, बिकॉज बी डैश का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए बच्चों। और यहाँ पर या तो इसमें दिखाई दे रहा है या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो बी डैश का वैल्यू तो मिनिमम हो जाएगा, ये बात फिक्स है कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए थे। अब यहाँ पर बात उठता है कि मैक्सिमम किसका वैल्यू है, ए का है या सी का है। तो आप अच्छे से जानते हो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स
क्रॉसेस विदाउट एनी डेविएशन। मैं कहता हूं कि उसके अंदर में जो भी अल्फा पार्टिकल जा रहे थे एटम के अंदर से निकल तो गए हैं लेकिन डिफ्लेक्ट करके जाएंगे। वजह क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कुछ ना कुछ तो इसको रिपल्सन जरूर करेगा। इस वजह से हम कहेंगे कि ए से ज़्यादा सफिशियंट मेरे को सी डैश दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगा कि सी डैश का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा और बी डैश का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि बी डैश विल बी मिनिमम एंड सी डैश विल बी मैक्सिमम। द फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों आपने नोट कर लिया है, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोट कर लिया है। तो हम इससे अगले टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।